Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So continuing with the series of discrete maths, that is maths 202, we will start our fourth chapter, that is biconditional. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बाई कंडीशनल बेसिकली है क्या। इसका सिंबल इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो डबल हेडेड एरो है। जहाँ पे भी डबल हेडेड एरो होगा इसका मतलब है कि वो बाई कंडीशनल सेंटेंस या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर पी और ये बाई हेडेड डबल हेडेड एरो जो है वो एंड देन क्यू है, तो हम कहेंगे कि पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसका ट्रूथ टेबल क्या है। अब ट्रूथ टेबल जो है बाई कंडीशनल का, हम उसको ऐसे देख सकते हैं जैसे एक्सक्लूसिव और में हमने कहा था कि अगर तो कोई चीज़ एक्सक्लूसिव है, लाइक एक ट्रू एक फॉल्स एक फॉल्स एक ट्रू, कि कुछ चेंज अगर आ रहा होगा तो सिर्फ एक्सक्लूसिव और तब ट्रू होगा, अदरवाइज सेम पे फॉल्स हो जाएगा। तो जो बाई कंडीशनल ऑपरेटर है या जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका ट्रूथ टेबल जो है वो एक्सक्लूसिव और से एग्जैक्टली अपोजिट होता है। कैसे कि अगर तो इनके पास चेंज वैल्यूज़ आ रही हैं कि एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू, तो आपके पास फॉल्स आएगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम आ रही हैं, दोनों इनपुट्स आपके पास सेम आ रही हैं, तो आंसर हमेशा जो है वो ट्रू होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ट्रू दोनों सेम हैं या दोनों सेम फॉल्स हैं। अगर सेम होगा तो ट्रू, अगर चेंज होगा तो फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। अब ये आपके पास है 1+1=3 इफ़ एंड ओनली इफ़ द अर्थ इज़ फ्लैट। अब बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाई कंडीशनल ऑपरेटर। तो अब देखें 1+1=3, ये भी फॉल्स है। इसके अलावा अर्थ इज़ फ्लैट, ये भी फॉल्स है क्योंकि अर्थ राउंड होती है। तो अब दोनों सिचुएशंस फॉल्स हैं। तो बाई कंडीशनल के अकॉर्डिंग अगर तो दोनों सिचुएशंस फॉल्स हैं, मतलब सेम ही हैं, दोनों के दोनों ही फॉल्स हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर आपके पास आ गया ट्रू। यहाँ से देखें कि फॉल्स फॉल्स इक्वल्स ट्रू, ठीक है। इसी तरह अब जैसे मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ द बर्ड्स ले एग्स, ठीक है। अच्छा, अब मिल्क जो है वाइट, ये भी ट्रू है, बर्ड्स ले एग्स, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ट्रू ट्रू यानी दोनों सिचुएशन सेम हो गई हैं, दोनों इनपुट सेम, तो आंसर ट्रू, ठीक है। तो ये बाई कंडीशनल ऑपरेटर था। इसके अलावा रीफ्रेजिंग द बाई कंडीशनल, अब इसको कैसे हम स्पेल कर सकते हैं, कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। पी बाई कंडीशनल क्यू, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू को P is necessary and sufficient for Q, P is equivalent to Q if P then Q and conversely। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना हो तो वो कैसे करना है। अब आपके पास ये है कि शो दैट P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इज़ इक्विवेलेंट टू P implies Q एंड Q implies P। अब इसमें क्या करना है, अगेन आपके पास दो वेरिएबल्स हैं P और Q। तो हम जैसे पिछले लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो 2 × 2 4, इसका मतलब है 4 रोज़ बननी है आपके पास। फर्स्ट में 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। अब हमने देखना है, ये दो वेरिएबल्स के कॉलम्स तो बन गए। अब हमने देखना है कि इसके अलावा और हमने क्या क्या जो है वो इस पूरे रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें अपने ट्रूथ टेबल में और क्या क्या चाहिए। एक आपके पास है P बाई कंडीशनल क्यू, मतलब P इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, एक इसका कॉलम बन जाएगा। फिर एक P इम्प्लाइज़ Q का बन जाएगा, एक Q इम्प्लाइज़ P का बन गया, और आखिर में ये आपके पास राइट हैंड साइड का पूरा जो है वो लास्ट कॉलम बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कुछ इस तरह से आपने पूरा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, और फिर आपने बाद में देखना है कि ये जो P इम्प्लाइज़ Q का ये वाला कॉलम था, ये आपके पास जो थर्ड कॉलम है, ये सेम आ रहा है क्या लास्ट कॉलम से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है राइट हैंड साइड के। अगर तो है तो इसका मतलब है कि हमने रिलेशन प्रूव कर दिया, अदरवाइज़ इसका मतलब है कि नॉन इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, P इम्प्लाइज़ Q का हमने कैसे किया, अगर दोनों ट्रू थे तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू होगा, चेंज हैं अगर कोई भी वैल्यूज़ तो फॉल्स। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का था बाई कंडीशनल का। सिंपल जो कंडीशनल सेंटेंसेस थे इम्प्लीकेशन के कि P इम्प्लाइज़ Q, उसमें क्या होना था कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको पिछले लेक्चर से एग्जांपल याद हो कि हमने कहा था कि अगर हमने मैथ्स में ए अर्न किया, ए ग्रेड लिया, तो फादर जो है उसने अपने बेटे को कंप्यूटर लेके देना है अगर उसने ए ग्रेड लिया है मैथ्स में, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन थी कि जो सन है उसने ए ग्रेड लिया है मैथ्स में, और सेकंड ये थी कि फादर ने कंप्यूटर लेके दिया है या नहीं, ठीक है। तो अब देखें, अब फर्स्ट कंडीशन थी ट्रू, मतलब अर्न किया है, और सेकंड उसने कंप्यूटर भी लेके दे दिया फादर ने, तो ट्रू ट्रू एंड देन ट्रू, ये P इम्प्लाइज़ Q का कॉलम हम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट था कि अर्न तो कर लिया ए लेकिन कंप्यूटर नहीं लेके दिया, तो ये टोटल कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद हमने फॉल्स में देखा था कि अगर उसने मैथ्स में अर्न ही नहीं किया ए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ादर ने उसे कंप्यूटर लेके दिया या नहीं। क्यों? क्योंकि जो इफ़ के पहले वाली सिचुएशन थी वही नहीं जब पूरी हो रही, तो आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। तो ये दो जो आपके पास ये और ये दो ट्रू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह Q इम्प्लाइज़ P के लिए आपने Q को पहले रख लेना है, P को बाद में, और इसके अलावा फिर इन दोनों का, इसका P इम्प्लाइज़ Q का और Q इम्प्लाइज़ P, इन दोनों का एंड ले लेना है। ये एंड का साइन है। अब एंड कैसे लेते हैं कि अगर दोनों सिचुएशंस ट्रू होंगी
तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू थी पहले में, ये ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू थी, ये ट्रू हो गया, अदरवाइज़ फॉल्स हो गई। अब हमने क्या करना है, पी बाई कंडीशनल क्यू और ये जो लास्ट आपके पास कॉलम है, इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम मैच करें टी एफ एफ टी एंड टी एफ एफ टी, तो ये दोनों रिजेंबल कर रही हैं, इसका मतलब है ये आंसर आपके पास ठीक आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें जैसे देखें, अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की फॉर्म में हमने इसको रिफ्रेश करना है। अब जैसे ये है कि इट ट्रेन्स इफ़ इट इज़ अ वीकेंड डे एंड इट इज़ अ वीकेंड डे इफ़ इट रेन्स, तो हम इसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में कि इट रेन्स इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ वीकेंड डे। इसी तरह इफ़ यू रीड द न्यूज़ पेपर्स यू विल बी इन्फॉर्म्ड एंड कन्वर्सली यू विल बी इन्फॉर्म्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ यू रीड द न्यूज़ पेपर्स डेली या एवरी डे। ठीक है, इसी तरह ये ट्रूथ टेबल ऊपर वालों की तरह ही है, मतलब पहले टोटल वेरिएबल्स काउंट कर लेते हैं। जैसे अब इसमें ये जो पूरा ट्रूथ टेबल है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, पी क्यू और आर, तो 3 इंटू 3, यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे लाइक पी क्यू और आर, n की वैल्यू 3 है, तो 2 रेज़्ड पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 लाइक 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, तो यहाँ पे टोटल 8 रोज़ बनेंगी, 4 ट्रू और 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, और इस तरह से फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, और फिर इसी तरह से पी बाई कंडीशनल क्यू का बना लेना है, एक आर बाई कंडीशनल क्यू का, और फिर टोटल इनका। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे सिंपल आपके पास आगे लॉज ऑफ लॉजिक हैं। अच्छा, अब लॉज ऑफ लॉजिक में देखें क्या करना है, सिंपल, वैसे ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जो एग्जैक्टली लॉज ऑफ लॉजिक हैं ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और अगर इसकी एप्लीकेशन लाइक कोई क्वेश्चन, कोई इक्विवेलेंस रिलेशन आपने लॉज ऑफ लॉजिक की हेल्प से प्रूव करना है तो वो शॉर्ट में आ जाता है। अच्छा, अब कम्यूटेटिव लॉ जैसे क्या है कि जैसे कम्यूटेटिव लॉ में हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए, इसी तरह से पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू इफ़ एंड ओनली इफ़ पी, मतलब ये सिर्फ दोनों को चेंज किया है और सारा कुछ बाकी वही है। अच्छा, अभी इम्प्लीकेशन लॉ थोड़ा सा ट्रिकी है, वो कैसे कि पी इम्प्लाइज़ क्यू जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब आपने पहले स्टेप में क्या करना है, इम्प्लाइज़ का साइन हटा के और लगाना है, और पी के साथ जो है वो निगेशन मतलब टिल्डा। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो पी वेल क्यू है इसको, इसके टिल्डा को इससे सेपरेट करके पैरेंथेसिस में इसको इनक्लोज कर दिया, वेल को एंड में कन्वर्ट कर दिया हैट में, और क्यू के साथ अब टिल्डा आ गया। पहले टिल्डा पी के साथ था और अब ये क्यू के साथ। इसको अगर हम आप हैंड रिटन 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो ये टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्सपोर्टेशन लॉ जो है, पहले पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर था, अब क्या है कि क्यू और आर इन दोनों का इम्प्लीकेशन वाला रिलेशन बन के पैरेंथेसिस में आ गया, और ये जो पी है वो बाहर, पी इम्प्लाइज़ क्यू इम्प्लाइज आर। तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्टेशन लॉ में क्या होता है कि ये जो इम्प्लीकेशन है ना, साइन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर था, अब एक्सपोर्टेशन लॉ में राइट हैंड साइड पे पी इम्प्लीकेशन एक्सपोर्ट कर रहा है क्यू को, पी यहाँ पे देखें पी इम्प्लीकेशन एक्सपोर्ट कर रहा है क्यू को, और फिर क्यू जो है वो इम्प्लीकेशन एक्सपोर्ट कर रहा है आर को, तो ये एक्सपोर्टेशन लॉ है। ठीक है, इसी तरह इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसमें पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू है ना, तो इसमें एक बार पी इम्प्लाइज़ क्यू और दूसरी बार क्यू इम्प्लाइज़ पी, पी इम्प्लाइज़ क्यू और क्यू इम्प्लाइज़ पी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन, और इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा आना है, एंड का। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टेशन वो इक्विवेलेंस लॉ है। और उसके अलावा लास्ट जो है रिडक्शन एंड एब्जर्डम, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इसके सिलेबस में ऐसा कोई नहीं है, बस ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना कि पी इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड टिल्डा क्यू इम्प्लाइज सी। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, पी इम्प्लाइज आर इज़ इन बाई कंडीशनल विद क्यू इम्प्लाइज आर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि पहले इम्प्लीकेशन लॉ के अकॉर्डिंग पी इम्प्लाइज़ आर और क्यू इम्प्लाइज़ आर को इन्होंने वो इम्प्लीकेशन लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। फिर उसके बाद ये जो दरमियान में बाई कंडीशनल था ना, तो अब ये जो ऊपर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा है, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू पी इम्प्लाइज़ क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज़ पी, यहाँ पे ये इन्होंने अप्लाई कर दिया, और नेक्स्ट में जो है वो दोबारा से इम्प्लीकेशन लॉ आ गया। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन बस ये और ये टोटोलॉजी में ये शो करना होता है कि आखिर में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो टी के इक्वल आ जाएं। तो ये सेकंड चैप्टर में जो आखिर में लॉज ऑफ लॉजिक थे, अगर आप उनको एक बार थॉरली रीड कर लें तो ये वाले क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आई होप समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।